नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। भारतीय राजनीतिक चिंतक वाली सीरीज में एक टॉपिक बीच में हमसे छूट गया था बाय मिस्टेक। कौटिल्य का सेशन चल रहा था हमारा, तो कौटिल्य के सेशन में हमने कौटिल्य के विभिन्न विचारों पर तो चर्चा कर ली थी, लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादित जो 3 सिद्धांत थे, सप्तांग सिद्धांत, मंडल और षडगुण नीति का सिद्धांत, इन 3 सिद्धांतों पर चर्चा करना हमारा शेष रह चुका था। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा स्पीड से और शॉर्ट में, जल्दी से, माफ कीजिएगा, शॉर्ट में नहीं बल्कि जल्दी से, थोड़ा स्पीड से इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट बहुत है लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं। इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए शायद छूट भी गया था मुझसे। लेकिन कवर करना, जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि कोई भी टॉपिक हम यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, है ना। भले ही यूट्यूब पर फ्री एजुकेशन प्रोग्राम में आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन टॉपिक छूटेगा नहीं, क्योंकि हम पेड क्लासेस में भी इसी तरह पढ़ाते हैं। जो ऑफलाइन क्लासेस हमारी, वहां पर भी हम इसी प्रकार से पढ़ाते हैं, कोई टॉपिक को नहीं छोड़ते, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो। लेकिन चूंकि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत बार बार पूछा गया है, मंडल और षडगुण नीति का सिद्धांत कई बार पूछने को मिला है, इनके बीच में डिफरेंस पूछने को मिला है, तो इसको तो हमें कवर करना ही चाहिए। क्लियर है? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, जो भी मेरे दोस्त प्रतियोगी परीक्षाओं वाले हैं, या बीए फर्स्ट ईयर वाले हैं, या थर्ड ईयर वाले हैं, या बीबीए वाले हैं, या बीकॉम वाले हैं, एलएलबी वाले, बीए एलएलबी वाले हैं, आपके सिलेबस में राजनीतिक चिंतक, भारतीय राजनीतिक चिंतक वाला अगर ये सिलेबस है, सब्जेक्ट है, तो निश्चित रूप से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। संपूर्ण अध्ययन, क्योंकि पूरे विस्तार पूर्वक क्लासेस में आपको प्रोवाइड करता हूं, जिसमें आपको पूरा थ्योरेटिकल डाटा पूरी तरह से आपको पूरे विस्तार आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में कौटिल्य का ये लास्ट वाला टॉपिक हमारा रह गया था, जिसमें हमें सप्तांग, षडगुण नीति और मंडल सिद्धांत पर चर्चा करनी थी। आइए एक एक करके सभी पॉइंटों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सप्तांग सिद्धांत की, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की। तो दोस्तों, जैसे कि और विचारक रहे हैं हमारे, जो प्राचीन भारतीय विद्वान रहे हैं, जैसे मनु, भीष्म, शुक्र, इनने जिस प्रकार से राज्य को एक जागृत रूप में माना है, या एक मानव के शरीर के रूप में माना है, उसी प्रकार से शरीर के रूप में मानते हुए उन्होंने राज्य के 7 अंग बताए थे। उसी का अनुकरण करते हुए यहां पर कौटिल्य ने भी राज्य के 7 विशेष अंग बताए हैं, 7 विशेष अंग बताए हैं। और वो अंग है दोस्तों, वो अंग है 7 अंग। एक अंग सबसे महत्वपूर्ण, स्वामी। क्या अंग है दोस्तों? स्वामी। स्वामी का मतलब राजा, अमात्य मंत्री, जनपद मतलब प्रदेश, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। इस प्रकार से कौटिल्य ने अपने राज्य के 7 अंग बताए हैं। उन्होंने कहा है कि इन 7 अंगों से मिलकर के ही एक सशक्त राज्य का निर्माण संभव है। एक सशक्त राज्य जो है अपने स्थायित्व बनाए हुए रह सकता है, और जिसमें इन 7 अंगों को जिस राज्य में प्रधानता दी गई हो, ऐसे राज्य को वो विजिगीषु राज्य बोलते हैं। नाम याद रखिएगा दोस्तों, विजिगीषु राज्य। क्या? विजिगीषु राज्य। एक ऐसा राज्य जो अपना सीमा क्षेत्र को, अपने सीमा क्षेत्र को बढ़ाने का की आकांक्षा रखता हो, दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन बनाने में विश्वास रखता हो। शुक्र नीति के अनुसार इस शरीर रूपी राज्य में राजा मूर्धा के समान है। राजा मूर्धा के समान है मतलब सिर के समान है, राजा सिर के समान है। उसी प्रकार से जो मंत्री होगा राजा का सपोर्ट करने के लिए, वो एक राज्य की आंख के समान है। उसी प्रकार से सुहत कान के समान, कोशमुख, बलमन, दुर्गहात और राष्ट्र पैर। इस प्रकार से उन्होंने शुक्र नीति में इसकी तुलना, 7 अंगों की तुलना भी की गई है। तो यहां पर आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि कौटिल्य ने प्राचीन भारतीय विद्वानों को फॉलो करते हुए, या उनके चिंतन मनन को जो है एक्सेप्ट, या समर्थन करते हुए, कौटिल्य ने भी राज्य के 7 विशेष अंग माने हैं। और 7 अंग आपके सामने हैं। 7 अंग को थोड़ा सा हम एक एक करके समझेंगे, सेशन हमारा कंप्लीट होता चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पर पहुंचेंगे मंडल सिद्धांत पर, उसके बाद षडगुण नीति सिद्धांत पर। स्वामी की बात करें तो कौटिल्य ने राजा को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है ना। और उन्होंने राजा के अंदर, मतलब राज्य में एक ऐसा राजा होना चाहिए जिसमें विशेष गुण हो, जिसमें विनय हो, विवेक हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, समय के अनुसार व्यवहार करने की क्षमता उसके अंदर हो, राजा के प्रजा का पोषण करने वाला हो, प्रजा की रक्षा करने वाला हो, शत्रु
और मित्र का ज्ञान उसको होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस करने का ज्ञान होना चाहिए, चापलूसी में ना फंसने की जागरूकता उसके अंदर होनी चाहिए, राजा का व्यक्तित्व आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, साथ ही साथ वो संयमी और चरित्रवान होना चाहिए। इन सब के अलावा कौटिल्य ने जो राजा को महत्व दिया है, महत्व देते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि एक राजा का संस्कारी होने के साथ साथ शिक्षित होना परम आवश्यक है, क्योंकि अशिक्षित राजा कभी भी एक राज्य का उचित रूप से या सही तरीके से राज्य का संचालन नहीं कर सकता। अगर अशिक्षित राजा शासन पर आ जाता है, शासन को हथिया लेता है, तो वो जनता के हित में कार्य कभी नहीं करेगा। ये मानना था कौटिल्य का, इसलिए उन्होंने राजा को राज्य का सर्वप्रमुख अंग माना है। क्लियर है। नेक्स्ट है अमात्य। अमात्य की बात करें तो अमात्य क्या होता है दोस्तों? अमात्य जैसे आज वर्तमान में बात करते हैं ना, तो राजा कौन है? राष्ट्रपति साहब। और अमात्य कौन है? मंत्री। मंत्री मतलब प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के जितने भी मंत्रिमंडल है वो सब अमात्य है ना। तो अमात्य का तात्पर्य उन समस्त कर्मचारियों से है जो शासन के संचालन में राजा का सहयोग करते हैं। कौटिल्य का मानना है कि राज्य के जितने बड़े बड़े कार्य हैं, जितने विभिन्न प्रकार के कार्य अकेले राजा नहीं कर सकता, इसलिए राजा का सहयोग करने के लिए जो है अमात्य की व्यवस्था की जानी चाहिए, और वो अमात्य निष्ठावान होना चाहिए, और अमात्य उस पद के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो राजा को चाहिए कि अमात्य को नियुक्त करते वक्त वो उसकी विशेष रूप से जांच करे, जिसे आज हम इंटरव्यू बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट में हम देखेंगे दोस्तों जनपद। जनपद का मतलब होता है, सिंपल सा जनपद का मतलब होता है जहां पर जनता का निवास हो, जहां पर जनता का निवास हो। वर्तमान में हम क्या बोलते हैं? जनता और भूमि अलग अलग बोलते, जनयुक्त भूमि। जनपद का मतलब होता था जनयुक्त भूमि। वो वर्तमान में अगर हम बोले आज की भाषा में, तो जनता और भूमि दोनों को अलग अलग बोलेंगे। जनता और भूमि मतलब जिस भूमि पर जनता रहती हो उसे हम जनपद नाम से जानते थे। कौटिल्य ने जनपद नाम जो है वर्णित किया था, तो कौटिल्य ने उन दोनों को ही एक पद में सम्मिलित करते हुए जनपद नाम दिया था। क्लियर है। तो जनपद का मतलब क्या हुआ? जनयुक्त भूमि, जिस भूमि पर जनता रहती है उसे जनपद कहा। तो राज्य का तो अंग आवश्यक है ना वो। ठीक है। अगला आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दुर्ग। दुर्ग मतलब कि किले। दुर्ग मतलब किले, है ना। राज्य की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है राज्य का दुर्ग। और दुर्ग इसमें अगर हम बात करें तो जनता, भूमि और राजा, राज्य के जितने महत्वपूर्ण अंग है उतना ही महत्वपूर्ण दुर्ग भी है, क्योंकि एक बिना सशक्त दुर्ग के, एक बिना अच्छे दुर्ग के एक राज्य की रक्षा संभव नहीं है। तो रक्षात्मक शक्ति के रूप में इसे माना गया है, और साथ ही साथ में आक्रामक शक्ति का भी इसे प्रतीक माना गया है। रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति, रक्षात्मक और आक्रामक दोनों शक्तियों का इसे प्रतीक माना गया है, इसे प्रतीक माना गया है। दुर्ग मजबूत और ऐसे होने चाहिए, दुर्ग कैसे होने चाहिए? मजबूत होने चाहिए, और साथ ही साथ में ऐसे होना चाहिए जो सेना के लिए एक अच्छी मोर्चाबंदी हो सके, पानी की व्यवस्था हो, भोजन पदार्थ सामग्री की व्यवस्था हो, बारूद का उचित प्रबंध हो। कुल मिलाकर के ये कि संपूर्ण प्रकार की व्यवस्थाएं उस दुर्ग में अवेलेबल होना चाहिए। इससे ही दुर्ग का चुनाव किया जाना चाहिए या निर्माण किया जाना चाहिए एक अच्छे राज्य के निर्माण के लिए। कोष की बात करें तो कोष के बिना तो किसी राज्य का संचालन संभव नहीं है, इसलिए कौटिल्य ने एक अच्छे राज्य के संचालन के लिए एक उचित कोष अर्थात कि भरपूर कोष की भी व्यवस्था की है और उसको भी महत्वपूर्ण बताया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि राज्य के आय के जो स्रोत है वो भी पर्याप्त तो होने चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ साथ में यह भी कहा है कि जो स्रोत है आय के, या कहें कि कोष के लिए जब आप धन एकत्रित करते हैं तो धर्मपूर्वक होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, धर्मपूर्वक धन एकत्रित किया जाना चाहिए राज्य से, जनता पर कर लगाकर, है ना। तो वह मात्रा में इतना अधिक हो कि उससे विपत्ति काल में भी दीर्घ समय तक निर्वाह हो सके। कहने का अर्थ सिंपल सा है कि कौटिल्य ने जिस कोष की बात की है उस कोष इतनी मात्रा में होना चाहिए राज्य के पास में कि कभी अगर आपातकाल लगता है, कोई विपत्ति का समय आता है, तो एक लंबे समय तक राज्य की जनता का और राज्य का निर्वाह हो सके। इतना कोष कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है दंड और एवं सेना। दंड एवं सेना, तो दंड एवं सेना तो राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व है। जिस राजा के पास अच्छी सेना होगी
उसके शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। सिंपल सी बात है। आज अमेरिका से कोई टक्कर लेना नहीं चाहता, रूस से कोई टक्कर लेना नहीं चाहता, कारण उनके पास में सैन्य बल मजबूत है और उसी दिशा पर आजकल तो भारत भी चल रहा है ना। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि जिस राष्ट्र के पास में एक अच्छी सैन्य ताकत है, सैन्य बल है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि उसका विश्व राजनीति में उसका प्रभाव स्थायित्व हो जाता है, बन जाता है। सेना के प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सेना में जो जिनको आप प्रशिक्षित कर रहे हैं, या कहें कि जो सेना की आप भर्ती कर रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं, वो सेना प्रशिक्षित हो, नहीं है तो आप प्रशिक्षित करेंगे। सेना में वीरता होना आवश्यक है, साहस होना आवश्यक है, साथ ही साथ में सेना में स्वाभिमान भी हो और राष्ट्र के प्रेमी भी हो। मतलब युद्ध में वो राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के अगर जाएंगे तो संभवतः जीत उन्हीं की होगी। वे क्षत्रिय वर्ग को सेना में, विशेष रूप से क्षत्रिय वर्ग को सेना में भर्ती के लिए उपयुक्त मानते थे। किसको? क्षत्रिय वर्ग को। लेकिन उनका कहना था कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो वैश्य और शूद्र को भी सेना में नियुक्त किया जा सकता है। ब्राह्मण को नियुक्त करने से उन्होंने साफ इनकार किया था। रीजन क्या था? कारण क्या था? उनका ब्राह्मणों को सेना में भर्ती करने से मना करने का उनका विशेष कारण यह था कि उनका मानना था कि ब्राह्मणों के अंदर एक दया भावना अधिक होती है, क्षमा याचना करने पर वो शत्रु को युद्ध में माफ ना कर दे। इस कारण से कौटिल्य का स्पष्ट मानना था कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों से मिलाकर के सेना का निर्माण किया जा सकता है। अगला और सातवां और आखिरी जो अंग था राज्य का, वो था मित्र राज्य। मित्र राज्य, तो विभिन्न मित्र राज्यों की इन्होंने चर्चा की है, लेकिन उसकी बात हम करेंगे आगे चल करके षडगुण नीति सिद्धांत में। विशेष रूप से अभी हमें बात करना है कि मित्र क्या। तो दोस्तों एक राज्य का के जितने ये 6 अंग महत्वपूर्ण है, उतने ही महत्वपूर्ण मित्र राज्य भी होते हैं। जिस राज्य के जितने अधिक मित्र होते हैं वो राजनीतिक रूप से उतना ही अधिक सुरक्षित होता है और आर्थिक रूप से भी उसके सामने कभी विपत्ति काल की समस्याएं नहीं आती, जितने मित्र राज्य होंगे उसके। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का एक आवश्यक अंग है। उनके अनुसार मित्र आनुवांशिक होना चाहिए, कृत्रिम नहीं होना चाहिए। आनुवांशिक मतलब जो बहुत लंबे समय से आपके साथ बना हुआ है, आवश्यकता के अनुसार बनाया हुआ मित्र नहीं। वैसा हो कि जब आपको उसकी सहायता की आवश्यकता हो तो वो स्वयं आकर आपके सामने खड़ा, आपके साथ खड़ा हो जाए, जिससे कभी संबंध विच्छेद होने की संभावना ही ना हो। इस प्रकार से ये 7 अंग थे राज्य के कौटिल्य के अनुसार। इन 7 अंगों को आपने मनु वाले सेशन में भी पढ़ा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इनको अच्छे से समझ लीजिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। दोनों को एक समझ करके और कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं मंडल सिद्धांत की। तो दोस्तों कौटिल्य ने दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार करने के संबंध में 2 प्रकार के सिद्धांत दिए थे दूसरे राज्यों से। अब देखिए सप्तांग सिद्धांत में क्या दिया गया था? राज्य को समझाया है कि राज्य के 7 अंग थे। सप्तांग सिद्धांत मतलब कि सप्तांग ही वो इसलिए बोलते हैं कि राज्य के 7 अंग होने के कारण इस सिद्धांत को सप्तांग बोला गया था। लेकिन मंडल सिद्धांत और षडगुण नीति सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विदेशी राज्यों से संबंधित है कि एक राज्य को अपनी विदेश नीति का संचालन किस प्रकार से करना चाहिए। तो उन्होंने 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए, एक किया उन्होंने मंडल सिद्धांत और दूसरा किया उन्होंने षडगुण नीति सिद्धांत। मंडल सिद्धांत की बात करें तो पड़ोसी जो राज्य होते हैं, जो पड़ोसी राष्ट्र होते हैं, उनसे किस प्रकार के संबंध उसे रखना चाहिए, उसका वर्णन उन्होंने मंडल सिद्धांत में किया है। और इसके अलावा अन्य राज्यों से किस प्रकार के संबंध उसे रखना चाहिए एक राज्य को, उसके लिए उन्होंने 6 विशेष नीति बताई है, 6 नीतियां बताई है। और उन्हीं 6 नीतियों के बंडल को ही हम यहाँ षडगुण नीति सिद्धांत कहते हैं। दोनों सिद्धांतों को अलग अलग रूप से पढ़ेंगे, डोंट वरी, निश्चित रूप से आप जल्दी सेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्लाइड पर आइए, डायरेक्टली स्लाइड पर आइए, यहीं से आपका कंफ्यूजन यहीं पर क्लियर हो जाएगी। कौटिल्य ने शक्ति संतुलन को प्राप्त करने के लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शक्ति संतुलन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि कमजोर रहो तो एक सशक्त और शक्तिशाली राष्ट्र के साथ मित्रता कर लो। शक्ति संतुलन मतलब ये कि विश्व में सभी राष्ट्र समान शक्ति के साथ बने रहे। शक्ति संतुलन बना रहेगा तो युद्ध की संभावनाएं नहीं होगी। शक्ति संतुलन बिगड़ेगा तो सशक्त जो शक्तिशाली राष्ट्र होगा निर्बल राष्ट्र पर अधिकार करने का प्रयास करेगा। इसलिए शक्ति संतुलन को बहुत आवश्यक बताया था। तो कौटिल्य ने भी
शक्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए ही मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि पड़ोसी राष्ट्रों में शक्ति संतुलन बना रहना चाहिए। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में कई राज्यों, अनेक राज्यों के समूह या मंडल में विद्यमान राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया है। सिद्धांत में मंडल का केंद्र ऐसा राजा होता है जो पड़ोसी राज्य को जीतकर अपने में मिलाने के लिए प्रयत्नशील होता है। कौटिल्य ने ऐसे राजा को विजिगीषु राज्य के राज्य कहा है, मतलब जो राज्य विजय की इच्छा रखता हो वो विजिगीषु राजा कहलाता है या राज्य कहलाता है। तो अब समझिए इसको, मंडल सिद्धांत का मतलब सिंपल सा ये हुआ है दोस्तों कि मंडल सिद्धांत मतलब ये कि देखिए एक राष्ट्र, उसके पूरे चारों तरफ पड़ोसी राष्ट्र है ना, तो ये जो चारों तरफ पड़ोसी राष्ट्र पूरा क्षेत्र है, पड़ोसी राष्ट्र और स्वयं राष्ट्र, तो ये पूरे राष्ट्रों क्या हो जाएगा, एक मंडल बन जाएगा, एक मंडल बन जाएगा। तो इस मंडल का मुखिया कौन होगा, तो उसका मुखिया विजिगीषु राज्य होगा। कौन होगा, विजिगीषु राज्य होगा, जो शक्तिशाली होगा, दूसरे राज्यों पर अधिकार करने की प्रबल इच्छा उसके अंदर होगी। ऐसा राज्य को यहां विजिगीषु राज्य कहा गया, ऐसे राज्य को ही उसके मंडल का केंद्र कहा गया है। तो कौटिल्य की मान्यता थी कि एक राजा का पड़ोसी स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है। एक राज्य का जो पड़ोसी होता है ना, वो पड़ोसी हमेशा स्वाभाविक रूप से शत्रु होता है, लेकिन उस शत्रु मतलब हमारे पड़ोसी का पड़ोसी जो होगा वो हमारा शत्रु ना होकर के वो हमारा मित्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उस जो हमारा पड़ोसी था, चूंकि वो हमारा शत्रु है, तो उसका जो पड़ोसी होगा ना वो उसका शत्रु होगा, तो इसलिए वो शत्रु का शत्रु हमारा मित्र। सिंपल सा फंडा है ना। तो पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु राज्य होता है, विजिगीषु के राज्य से अलग, किंतु पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य विजिगीषु का मित्र कहलाता है। सिंपल है, पड़ोसी का पड़ोसी कौन होगा, हमारा मित्र होगा। आई होप क्लियर होगा पॉइंट पूरा, ठीक है ना। तो इन राज्यों के अलावा दो अलग, तो दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के 12 राज्यों का वर्णन किया गया है। उन्होंने 12 राज्य बताए हैं, ठीक है ना। तो एक फ्रेम में बना रहा हूं आपके मस्तिष्क में, जिससे कि आप लोग इस मंडल सिद्धांत को समझ पाए। एक बार इस यहां से लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में आपके पास जो भी बुक हो, कोई सी भी बुक हो, उसमें आप जो है ये वाला मंडल सिद्धांत, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा आप लोग। भले ही इतना ही पढ़ लीजिएगा मंडल सिद्धांत, उससे आपको वहां क्लियर हो जाएगा किन 12 राज्यों की उन्होंने बात की थी। पड़ोसी राज्य होगा, पड़ोसी के अलावा आगे के राज्य अलग है, पीछे के राज्य अलग है, दाएं बाएं के राज्य अलग बताए। इस प्रकार से कंप्लीटली उन्होंने 10 राज्य की बात अलग की है, और उसके बाद 2 राज्य उन्होंने और रख दिए सामने, मध्यम और उदासीन राज्य। मध्यम और उदासीन राज्य, ठीक है ना। तो माध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश विजिगीषु राज्य और अरि राज्य दोनों की सीमा से लगा हुआ। अरि राज्य कौन होगा दोस्तों, अरि राज्य मतलब शत्रु राज्य है ना। तो पड़ोसी और हमारी सीमा से और पड़ोसी की सीमा से लगा हुआ राज्य क्या कहलाएगा, मध्यम राज्य कहलाएगा, मध्य का राज्य कहलाएगा। जैसे हमारे और चीन के बीच में कौन है, नेपाल है, भूटान है। समझ रहे ना बात को, नेपाल भूटान क्या है, जो है ये मध्यम राज्य है ना। तो मध्यम राज्य दोनों की, चाहे वे परस्पर मित्र हो या शत्रु हो, सहायता करने में समर्थ हो। मतलब ये कि मध्यम राज्य जो होता है ना, वो ऐसा राज्य होता है तो जो दोनों में से किसी भी राज्य की सहायता भी कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर दोनों से अलग अलग युद्ध भी कर सकता है। इतना सक्षम राष्ट्र होना चाहिए, उसे हम मध्यम राष्ट्र के नाम से जानते हैं। उदासीन किसको बोलेंगे, उदासीन यहां पर कौटिल्य ने उदासीन राज्य को जो है सबसे मतलब मध्यम राज्य से भी ज्यादा प्रभावशाली बताया है। विजिगीषु और अरि राज्य मतलब स्वयं हमारा राज्य और हमारा शत्रु राज्य, इसके मध्य में होगा, तीनों की सीमाओं से परे होता है, इन तीनों की सीमाओं से परे होता है, ये बहुत प्रबल होता है। उपरोक्त तीनों के परस्पर मिले होने की दशा में वह उनकी सहायता कर सकता है। मतलब क्या हुआ, एक हमारे पड़ोसी और हमारे और पड़ोसी की दोनों की सीमा से लगा हुआ जो मध्यम राज्य है। अब तीनों की बात हो रही है यहां पर कि तीनों की, उदासीन राज्य तीनों की सहायता कर सकता है एक साथ, और आवश्यकता पड़ने पर तीनों से अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है। इतना शक्तिशाली राष्ट्र होता है उदासीन राष्ट्र। तो मध्यम और उदासीन दोनों राष्ट्रों को मिलाकर के कुल मिलाकर यहां पर 12 राष्ट्रों की चर्चा हो जाती है, 12 देशों की चर्चा होती है, जिसकी चर्चा कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत में की है। कंफ्यूज ना करने के लिए मैंने आपको पूरे उस विस्तार को यहां से हटा दिया गया, ठीक है ना। अब पुस्तक से आप लोग पढ़ेंगे तो अब आपको ये पूरी फ्रेम अपने आप समझ आ जाएगी, कुछ भी मेहनत नहीं करनी दोस्तों आप लोगों, बस एक बार मेरे कहने पर पढ़ जरूर लीजिएगा, है ना। लेक्चर खत्म होने के बाद में तुरंत बाद में अपनी नोट्स उठाइएगा, नोट्स में से आप ये कौटिल्य वाला टॉपिक खोलिए, उसमें मंडल सिद्धांत को बस पढ़ लेना। खाली पढ़ते ही मेरी गारंटी है कंप्लीट समझ आएगा, कुछ भी नहीं करना आप लोग,
आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 12 राज्यों का समूह है, 12 राज्यों का मंडल है। कितने राज्यों का? 12 राज्यों का मंडल है, 12 राज्यों का ही समूह कहलाता है। मंडल सिद्धांत के आधार पर कौटिल्य ने इस बात को निर्देश दिया, इस बात का निर्देश दिया कि एक विशेष राज्य के कौन कौन मित्र हो सकते हैं और कौन शत्रु हो सकते हैं। तो राजा को अपनी नीति और योजना इस बात को दृष्टि में रखते हुए ही बनानी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के मंडल सिद्धांत के द्वारा यही बताया गया है कि एक राजा का शत्रु कौन हो सकता है और मित्र कौन हो सकते हैं, उसकी पहचान करने का तरीका मंडल सिद्धांत है। क्लियर है? तो सारे पड़ोसी 12 राज्यों की बात यहां पर की गई है। आइए अब बात करें दोस्तों हम षणगुण नीति की। तो षणगुण नीति के अंतर्गत हमें 6 नीतियों पर चर्चा करनी है, 6 नीतियों पर चर्चा करनी है। और वो 6 नीतियां कौन कौन सी है जरा एक बार देख लीजिएगा, ये लिखी हुई है। संधि, विग्रह, यान, ठीक है ना, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव, ये 6 नीतियां हैं यहां पर। मुझे 5 क्यों दिख रही यार? संधि, विग्रह, यान 3 हो चुकी है, ठीक है, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव, ये 6 नीतियां हो चुकी है। ये 6 नीतियां ही दोस्तों षणगुण नीति कहलाती है। 6 नीतियों को समझना है। सबसे पहले संधि की बात करते हैं। पहली नीति को लिया हमने संधि को, ठीक है ना। संधि नीति के अंतर्गत पेन लेते हैं, एक मिनट, ओके। संधि के अंदर कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा के लिए संधि करने की नीति का उद्देश्य अपने शत्रु राज्य की शक्ति को नष्ट करना होता है और स्वयं को बलशाली बनाना होता है। कौटिल्य ने क्या कहा कि जब कोई राज्य किसी राज्य से मित्रता करता है, संधि करता है, तो संधि का उद्देश्य ही ये होता है कि सामने वाले राष्ट्र को निर्बल कर दिया जाए और स्वयं को शक्तिशाली बना जाए। इस दृष्टि से ही संधि होती है। उसके अनुसार शत्रु से भी उस समय संधि कर लेनी चाहिए जब शत्रु पर विजय प्राप्त ना की जा सकती हो, मतलब शत्रु हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तो कौटिल्य के अनुसार संधि के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि आमिष संधि। आमिष संधि के अंतर्गत क्या है दोस्तों? यह संधि धन देकर आत्मसमर्पण किया जाता है। मतलब कि जब विजित राजा जिस राजा को जीत लिया गया है, विजेता राजा ने, जिस राजा को विजेता राजा ने जीत लिया है, ऐसा राजा जब उसकी इच्छा के अनुसार, विजेता राज्य की इच्छा के अनुसार और विजित राज्य की सामर्थ्य के अनुसार धन देकर आत्मसमर्पण करता है, तो उस संधि को हम यहां पर आमिष संधि के नाम से जानते हैं। पहली संधि। दूसरे है पुरुषांतर। क्या है? पुरुषांतर। यहां पर सेनापति और राजकुमार को शत्रु के हवाले कर करके संधि की जाती है। पुरुषांतर में या तो सेनापति को या राजकुमार को जो है शत्रु राजा के समर्पित कर दिया जाता है, शत्रु राजा को समर्पित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार समर्पित करके इस प्रकार की संधि की जाती है। इसी को हम पुरुषांतर संधि बोलते हैं। क्लियर है? अगला जो बिंदु है इसमें अदृश्य पुरुष संधि। तो अदृश्य पुरुष संधि के अंतर्गत दोस्तों एक प्रोमिस किया जाता है। क्या किया जाता है? एक प्रोमिस, एक वादा किया जाता है। और वादा क्या किया जाता है कि अकेले में ही युद्ध में जाऊंगा। मतलब जब एक राज्य दूसरे राज्य से संधि करता है तो संधि करने वाला राज्य कहता है कि कभी अगर आप पे भी आक्रमण होता है तो मैं आपकी ओर से युद्ध लड़ूंगा, अकेले युद्ध लड़ूंगा, अर्थात मेरी सेना, मात्र मेरी सेना जाएगी युद्ध लड़ने के। तो उसे हम बोलते हैं अदृश्य पुरुष संधि, अदृश्य पुरुष संधि। नेक्स्ट है दंडोपतन, दंडोपनत संधि, दंडोपनत। कुछ कुछ वर्ड होते हैं यहाँ जो फिसलते जुबान से। शक्तिशाली राजा मुख्य राज्य व्यक्तियों की कन्याओं से विवाह करे और शत्रु को गुण प्रयोग द्वारा वशीभूत करे। तो यह भी एक विशेष प्रकार की संधि है जिसमें एक राजा अपनी कन्या का विवाह शत्रु राजा से कर देता है या फिर अपने राज्य की कुछ कन्याओं का विवाह शत्रु राजा से कर देता है। इस प्रकार से उस राजा को अपने वश में किया जाता है ना। तो दंडोपनत संधि इसी को का नाम है। नेक्स्ट है परिक्रय संधि। परिक्रय संधि तो इस संधि के अंतर्गत दोस्तों धन आदि देकर गिरफ्तार अमात्य को, जिस मंत्री को, जिस महामंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है अन्य राजा के द्वारा, उसको धन देकर के उसे मुक्त कराया जाता है, छुड़ाया जाता है। इस प्रकार की संधि को हम यहाँ पर परिक्रय संधि के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी कुछ संधियां होती है, जैसे उपग्रह संधि होती है, अत्य, स्वर्ण, कपाल, सम, विशद, सम, विषम। कुछ संधियां और भी है, लेकिन हमारे लिए ये 5 संधियों के प्रकार पर्याप्त है। ठीक है ना। इनको रटिए, सिर्फ आपको रटना क्या पता है ना, नाम क्या करना है, अदृश्य पुरुष संधि, दंडोपनत संधि, परिक्रय। इन संधियों के जो शब्द है ना इनको रटना, बस अर्थ नहीं रटना, अर्थ सिर्फ आपको समझना है।
जरूरत नहीं पड़ेगी रटने की, समझ लेंगे अपने आप याद होगा। अच्छा, अगली नीति क्या थी? कौटिल्य की षणगुण नीति के अंतर्गत अगली नीति अर्थात दूसरी नीति क्या थी? विग्रह की। क्या होता है विग्रह? विग्रह का सिंपल सा अर्थ होता है आक्रमण, युद्ध। क्या होता है? युद्ध होता है इसका मतलब। इस नीति का अनुगमन राजा को तभी करना चाहिए जब शत्रु राजा उससे कम शक्तिशाली हो, निर्बल हो। एक अच्छे राजा को किसी पर आक्रमण तभी करना चाहिए जब जिस पर वो आक्रमण करने जा रहा है अर्थात वो शत्रु राजा जो है वो उससे कम निर्बल होना चाहिए, उससे माफ कीजिएगा कम शक्तिशाली होना चाहिए, है ना। पता चले कि आप बस खड़े हो गए, गुस्से में आ गए और जाकर के लड़ने भिड़ गए और पता चला कि सामने वाला तो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, तो ये राजा की मूर्खता कहलाएगी। तो कौटिल्य का मानना था कि स्वयं शत्रु से अधिक शक्तिशाली हो तभी युद्ध करना चाहिए। विग्रह नीति का अनुसरण करने से पहले राजा के द्वारा राज्य मंडल के मित्र राज्यों की सहायता भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के आक्रमण से पहले अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेना चाहिए, अपने आप को शक्तिशाली बना लेना चाहिए। जो मंडल, मित्र मंडल जो है, मंडल जिसके अभी इससे पहले हमने मंडल सिद्धांत की बात की है ना, तो मित्र मंडल में क्या हुआ? मंडल में कितने राज्य थे? 12 राज्य थे। तो उन्हें पूरे मंडल के जो 12 राज्य हैं उन सबका सहयोग एक राज्य को प्राप्त कर लेना चाहिए, उसी के बाद किसी पर युद्ध करना चाहिए, चढ़ाई करनी चाहिए। क्लियर है? तीसरी नीति है वो है यान, और यान का मतलब होता है वास्तविक आक्रमण करना। क्या होता है? यान का मतलब वास्तविक आक्रमण करना। यान का अर्थ होता है वास्तविक आक्रमण। इस नीति को तभी अपनाया जाना चाहिए जब राजा को ऐसा प्रतीत हो कि आक्रमण के अलावा दूसरा कोई अब रास्ता नहीं बचा है, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। तो जब सारे उपाय समाप्त हो जाए, सारे ऑप्शन समाप्त हो जाए, तो अंतिम ऑप्शन के रूप में ही आक्रमण का जो है रास्ता अपनाया जाना चाहिए। विग्रह और यान में ज्यादा अंतर नहीं है, विग्रह भी युद्ध संबंधित है, यान भी युद्ध से संबंधित है, मात्र इसमें मात्रा का ही फर्क है, बस मात्र इसमें इस तरह का फर्क है, इस तरह है ना। यान के अंतर्गत क्या है ये भी आक्रमण, लेकिन ये सिर्फ इतना कि जब मजबूरी में आक्रमण करना, कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है, तो आक्रमण अब करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और विग्रह का मतलब अपनी इच्छा से आक्रमण करना, पहले अपने आप को शक्तिशाली बनाइए फिर आक्रमण कीजिए, वो विग्रह कहलाएगा। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है बस, ठीक है ना। नेक्स्ट है आसन। आसन का मतलब होता है दोस्तों उदासीन रहना, तटस्थ बने रहना। युद्ध में कोई लड़ रहा है तो लड़ते रहे, हमें कोई मतलब नहीं, कोई मर रहा है तो मरने दो, हम नहीं लड़ेंगे, हम तो चुपचाप बैठे, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आज की बात करें तो जैसे मान लेते हैं हम भारत का एग्जांपल ले दोस्तों, तो यूक्रेन और रूस के बीच में अभी घमासान चल रहा है, लेकिन क्या हम कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं? ना हम रूस की तरफ से ना ही यूक्रेन की तरफ से। तो अभी भारत कौन सी भूमिका निभा रहा है दोस्तों? उदासीन राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। मतलब इस प्रकार से जो भी पारस्परिक संघर्ष चल रहा है दो राज्यों के बीच में, उससे तटस्थ बने रहना ही उदासीन अर्थात आसन कहलाता है। उदासीन शब्द वर्तमान का है, आधुनिक शब्द है। आसन कौटिल्य का मतलब प्राचीन शब्द है, ठीक है। संशय का मतलब होता है कि जब आप में क्षमता नहीं है, जब आप ताकतवर शक्तिशाली नहीं हो, क्षमतावान नहीं है, तो अपने स्वयं की रक्षा करने के लिए या किसी और राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली राष्ट्र का जो है शरण ले लेनी चाहिए, उसका आसरा ले लेना चाहिए। शक्तिशाली राष्ट्र का मतलब स्वयं से अधिक शक्तिशाली राष्ट्र से मित्रता कर लेनी चाहिए, उसका आश्रय ले लेना चाहिए। तो संश्रय का अर्थ बलवान का आश्रय है। क्या है? बलवान राष्ट्र का आश्रय। यदि राजा शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता है, साथ ही वह अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है, तो उसे बलवान राजा का आश्रय ले लेना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाए कि जिस राजा का वो आश्रय ले रहा है वह शत्रु से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। जो आपका शत्रु है उस शत्रु से अधिक ताकतवर होना चाहिए। अगर आप किसी शक्तिशाली राष्ट्र का सहारा ले रहे हैं तो, और अगर आप जिसका आश्रय ले रहे हैं वो राष्ट्र अगर आपके शत्रु से अधिक शक्तिशाली नहीं हो, तो उससे मित्रता या उसका आश्रय लेने से बेहतर है कि आप शत्रु राज्य के ही शरण में चले जाइए, उससे ही जो भी लगे वो संधि कर लीजिए। क्लियर है? तो ये होता संश्रय। संश्रय मतलब कि आश्रय लेना, शक्तिशाली राष्ट्र का आश्रय लेना। अगर वो शक्तिशाली राष्ट्र आपके शत्रु राष्ट्र से अधिक शक्तिशाली है तो, अन्यथा आप अपने ही शत्रु की शरण में चले जाइए। कब तक के लिए? जब तक आप उससे अधिक शक्तिशाली नहीं बन जाते।
नेक्स्ट एंड लास्ट है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव की नीति से कौटिल्य का आशय क्या है? द्वैधी भाव का मतलब क्या हुआ? दो प्रकार का आचरण करना। द्वैधी भाव, दो प्रकार का आचरण करना मतलब एक राज्य के प्रति तो संधि करना और दूसरे राज्य के प्रति युद्ध करना, विग्रह करना, आक्रमण कर देना। तो जब एक राष्ट्र एक ही समय में दोनों नीतियों का पालन करता है, संधि भी करता है और आक्रमण भी करता है, तो उसे हम द्वैधी भाव कहेंगे। मतलब दो भाव। द्वैधी भाव का मतलब क्या हुआ दोस्तों? दो भाव, दो भाव, इसी को मिलाएंगे तो द्वैधी भाव बन जाएगा। जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेने और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता हो तो उस नीति को हम द्वैधी भाव कहते हैं। मतलब ये कि हम किसी राष्ट्र की सहायता लेकर के वो दोनों मिलकर के तीसरे राष्ट्र पर आक्रमण बोल दें तो वो क्या कहलाएगा कौटिल्य की भाषा में? द्वैधी भाव। क्लियर है? तो दोस्तों इस प्रकार से विदेश नीति के संदर्भ में अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो विदेश नीति के सफल संचालन के लिए कौटिल्य के अनुसार चल रही सारी चर्चा है ना, कौटिल्य के अनुसार विदेश नीति के सफल संचालन के लिए अन्य भारतीय आचार्यों की तरह ही कौटिल्य ने भी साम, दाम, दंड और भेद इस प्रकार के 4 उपायों का विधान किया है। कौटिल्य का मत है कि निर्बल राजा को समझा बुझाकर अर्थात कि साम द्वारा कुछ सहायता देकर धन के द्वारा वश में किया जा सकता है। भेद का अर्थ होता है फूट डालना। कौटिल्य का मानना है कि जब आपका शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली हो, जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती हो, तो ऐसे राज्य में भेद नीति को अपनाया जाना चाहिए, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई जानी चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कौटिल्य ने जिस प्रकार से सप्तांग सिद्धांत दिया, मंडल सिद्धांत दिया और ये षड्गुण नीति के अंतर्गत 6 नीतियों का विवेचन किया है, ये उस समय की सबसे सटीक वर्णन इनका रहा है। और विदेश नीति के संबंध में जो मंडल सिद्धांत और षड्गुण नीतियां दी है इन्होंने, इनमें से अधिकतम नीतियों का पालन वर्तमान में भी विभिन्न राज्यों के माध्यम से किया जाता है, विभिन्न राज्यों के द्वारा किया भी जा रहा है। क्लियर है? इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि कौटिल्य का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण रहा है राजनीतिक चिंतकों के अंतर्गत। नेक्स्ट सेशन जो दोस्तों हमारा होने वाला था, चूंकि हो चुका है, क्या होगा, राजा राम मोहन राय स्टार्ट भी हो चुका है। चूंकि ये सेशन छूट रहा था लेक्चर नंबर 7, इसलिए हमने इसको बीच में लिया है ना, तो आप लोग उसी के साथ ही इसको कवर कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों राजा राम मोहन राय के धर्म और शिक्षा संबंधी सेशन के साथ में, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन जो होगा, अभी इससे पहले हम राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों, माफ कीजिएगा, राजनीतिक विचारों पर ही चर्चा कर चुके थे। अब हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के धर्म और शिक्षा संबंधी विचारों पर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।